आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 7 में चर्चा करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी ईंधन और कोयले के बारे में, और ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, और इन्हीं परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोल ये शब्द खनिज तेल, डीजल, केरोसिन, ऐसे कई शब्द आपने सुने हैं। ये सभी क्या हैं? ये खनिज तेल है, उसी से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले इसकी शाब्दिक संरचना को देखेंगे कि पेट्रोलियम जो शब्द है वह बना कैसे है। पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस ओलिया, दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, और भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पत्थर होता है, और ओलियम का मतलब क्या होता है? तेल। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा तेल जो कहाँ से निकला है? रॉक से निकला है, यानी कि इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको खनिज तेल कहते हैं। नोट कर लीजिए। सबसे पहले पेट्रोलियम की शब्द उत्पत्ति को लिख लीजिए। कहाँ से बताया? लैटिन भाषा का क्या शब्द है? पेट्रा। पेट्रा शब्द है। पेट्रा का मतलब क्या होता है? सेल होता है। सेल मतलब रॉक है। क्लियर? और ओलियम, पेट्रो, ये तो पेट्रो हो गया, ये तो क्या हो गया? रॉक। और ओलियम का मतलब लैटिन भाषा में क्या है? ऑयल। यानी कि नाम क्या बन गया? रॉक ऑयल या मिनरल ऑयल, खनिज तेल कहते हैं। क्लियर? तो ओलियम का अर्थ है तेल से लिया गया है, इसलिए बच्चों पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल या मिनरल ऑयल या रॉक ऑयल भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए, वाइट मिनरल ऑयल यानी कि क्या है? पेट्रोलियम है, और कितनी तेजी से पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जा रहा है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम का प्रभेदन, यानी कि पेट्रोलियम की ड्रिलिंग कैसे होती है। पहले अध्याय में आपने पढ़ा किस तरीके से हमने खनन यानी कि धात्विक और अधात्विक खनिजों का किन किन विधियों से खनन किया जाता है। तो पेट्रोल जैसी चीज़ को कैसे ड्रिलिंग से निकाला जाता है, और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था ड्रिलिंग जो होती है वह ऑफशोर होती है या फिर इनशोर, यानी कि ऑफशोर का मतलब है समुद्र के तट के समीप, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट से तेल को सर्वाधिक वहीं से निकाला जाता है। नोट कर लीजिए, यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पेट्रोलियम है ये बना कैसे है, जानकारी दे दें आपको। समुद्री जीव, याद रखना, समुद्री जीव, ये समुद्री जीवों का क्या है? निक्षेप, यानी कि मैरीन रिसोर्सेज। मैरीन जो भी रिसोर्सेज हैं, समुद्री जीव हैं, जहाँ जहाँ समुद्र था वहाँ वहाँ आज के समय में पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, और पेट्रोलियम के साथ साथ वहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस भी वहाँ से प्राप्त है, क्योंकि गैस हल्की होती है। इसके उपरांत उसी पे चर्चा करेंगे, हल्की होके बाहर आ जाती है, तो इसके साथ उसका भी उत्सर्जन होता है। नोट कीजिए, इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में, यानी कि ऑफशोर इलाके से। कहाँ? अपतटीय मतलब ये है ऑफशोर का इलाका, यानी कि समुद्र के पास का जो महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको आप पढ़ेंगे नज़दीक का तट होता है, वहाँ से ड्रिलिंग के माध्यम से इसको निकाला जाता है। ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये तेल की खोज, ये बहुत रोचक चित्र है, बहुत जाना पहचाना चित्र है। 1982 का एक स्टैम्प है जहाँ प्रदर्शित किया गया है सागर सम्राट को। इस नाम को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत में नहीं जानता है, सागर सम्राट। अगर बच्चों आपने पुराना 1 रुपए का नोट देखा है
तो 1 रुपए के नोट को देखिए, बहुत कम दिखता है, उसके पीछे आप देखिए, आज भी आपको तस्वीर सागर सम्राट की दिखाई देगी। तो सागर सम्राट 1974, तारीख लिख लीजिए, 1974 में यहाँ से ड्रिलिंग यानी कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है ये भी बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये नक्शे में आप ये देखेंगे, यहाँ वाला इलाका है, ये अरब सागर है, अरब सागर के पास यहाँ का जो इलाका है, यानी कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी है। इस खंबात की खाड़ी से जो तेल प्राप्त हो रहा है और वहाँ जो षड्यंत्र लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, उस जगह का इस नाम क्या है, सागर सम्राट है। और वहाँ से तेल निकालने का कार्य कौन कर रहा है, ONGC कर रहा है। ये कुछ खास बातें आपको बताई। ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, जिसका योगदान भारत में, जो कि महानवरत्न कंपनियों में ONGC का नाम आता है। तो ये कुछ विशेष बातें, इसलिए सागर सम्राट का चित्र यहाँ लगाया था, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि भारत में जो सर्वाधिक तेल कहाँ से, एक प्रकार से ऑयल का रिंग है ये, जहाँ से सर्वाधिक तेल प्राप्त हो रहा है। इसके उपरांत और भी हैं जहाँ से डिगबोई का नाम भी आएगा, जिसके बारे में अभी और बात करेंगे हम। नोट कीजिए, स्थित तेल क्षेत्रों में विकास किया जाता है, उसके उपरांत इसे परिष्करण शाला में भेजा जाता है। एक इस तरीके से भी है, ये तो एक ऑफशोर यानी कि अब तटीय इलाके या तटीय क्षेत्रों में हो गया, और ये जैसे जैसलमेर है राजस्थान में, बाड़मेर के इलाके हैं, वहाँ पर भी तेल निकाला जा रहा है, तो वहाँ के इलाके भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी तेल निकाला जाता है, यानी कि अब वो आप बात करेंगे कि जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है, तो भाई ऐतिहासिक अगर भूगर्भिक इतिहास में नज़र डालें तो यानी कि उन इलाकों पे भी कभी क्या होता था, तैतीस सागर के निक्षेप अवशेष मिलते हैं। तो वहाँ पर तैतीस सागर था, तो जीव जंतु, खासकर कौन से समुद्री जीव जंतु वहाँ पाए जाते थे, उनका दफन हो गए, और हजारों लाखों साल बाद आज वहाँ क्या है, तेल विद्वान है, खनिज यानी कि खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस वहाँ से निकाली जा रही है। आगे लिखिए, पेट्रोलियम का उपयोग। अब पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, कैसे है, और फिर परिष्करण शालाओं में भेजा जाता है, उसके बारे में आपने जाना। अब हम देख लेते हैं उपयोग कहाँ कहाँ है। ये तो सामान्य सी बात, आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में गति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जितने परिवहन के साधन हैं, वायु यातायात है, जल यातायात है, इन सभी परिवहन के साधनों में पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पेट्रोल के ही बाय प्रोडक्ट कई सारे हैं, डीजल भी है, केरोसिन भी है, और जो एरोप्लेन चलाने में वाइट केरोसिन का यानी कि प्योर केरोसिन जो कहते हैं, वह इस्तेमाल में लिया जाता है। नोट कर लीजिए, पेट्रोल जिसे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। यानी कि कुछ छोटी सामान्य सी बात है, ये आपकी पुस्तक में दी हुई हैं कि तेल के क्या क्या उपयोग हैं। भाई कई बार साइकिल में आवाज़ आती है, तो आप क्या है, ग्रीस उसमें डालते हो, तो ग्रीस भी किससे है, वह भी कहाँ से, या ऑयल डालते हो उसमें, गाड़ियों में ऑयल डाला जाता है, तो वह भी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम का ही बाय प्रोडक्ट है उसका। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यानी कि एक शब्द यहाँ गाढ़ा काला द्रव यानी कि क्रूड ऑयल, क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, ये भी है, उसी से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। शोधन शालाओं का नाम पढ़ा, परिष्करण शालाओं में वहाँ जाता है, रिफाइन होके आता है। एक रिफाइनरी का नाम बता देते हैं आपको, आगे उसका जिक्र आएगा, डिगबोई। डिगबोई जो है, डिगबोई ये कहाँ पर है, ये आसाम में स्थित है, और आसाम में 1901, नोट कर लीजिएगा, आसाम में 1901 में, आसाम में 1901 में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिश की गई थी, लगाई गई थी वहाँ पर। और आपको जानकारी दे दो, बड़ी रोचक जानकारी है कि डिगबोई का नामकरण कैसे हुआ, सुनोगे? चलिए सुनिए। डिगबोई जो है, जहाँ से पहली रिफाइनरी है, ऑयल निकाला जाता है, असम में इस्तेमाल होता है। एक बार की बात है,
जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय, क्योंकि 1901 का समय चल रहा है, हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय, तो उस समय की बात है। वहाँ से हाथियों के ऊपर बड़े बड़े लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे लाद कर हाथी लाया करते थे, और एक अंग्रेज़ अफसर उनकी निगरानी में रहते थे। तो जब वहाँ से गुजर रहा था तो हाथी का पैर जब कीचड़ में पड़ता है और कीचड़ उछलकर अंग्रेज़ अफसर पे गिरता है, उसके कपड़ों पे गिरता है, तो वो उसको देखता है कि उसमें, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था, साइंटिस्ट था, तो उसको जब ये पता लगा कि ये तो भाई सामान्य कीचड़ नहीं है, ये तो क्रूड ऑयल की जो स्मेल उसमें से क्रूड ऑयल की आ रही है, तब उसने उस बच्चे से पूछा कि ये क्या है जगह। तो उसने उसको फिर आदेश दिया कि डिग बॉय, इस बच्चे को क्या कहता है कि डिग, डिग मतलब अंग्रेजी शब्द क्या होता है, डिग मतलब खोदना, ठीक है, और बॉय मतलब क्या है, लड़का। तो लड़के को आदेश दिया कि भैया खोदो, और खोदने से फिर वह स्थान क्या प्रचलित हो गया, वह आदेश तो उसको दिया, वो तो अंग्रेजी में आदेश दे रहा था, पर वह स्थान का नाम किस नाम से जाना गया, विश्व भर में वो डिगबॉय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और डिगबॉय में 1901 में पहली रिफाइनरी एस्टेब्लिश की गई। क्लियर, आया मजा? आगे देखते हैं। जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट का बार बार जिक्र कर रहा हूं, नोट कर लीजिए उनके नाम। डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है यानी कि कैरोसिन है, जिससे डिबरी जलाई जाती है, लालटेन जलाई जाती है। आज इसका इस्तेमाल कम होता है, पहले बहुतायत में इसका इस्तेमाल होता था, स्टोव काम में लिया जाता था। मोमबत्ती है, बाय प्रोडक्ट से बनती है, प्लास्टिक बनता है, स्नेहनक बनता है यानी कि जो ग्रीस होता है, ग्रीस काम में लिया जाता है। आपने देखा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है इसको। आगे देखते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये बहुत खास है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम के बनने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आज विश्व स्तर में किस तरीके से सोने के बराबर उसकी मांग हो रही है, ये इसकी मूल्यवानता को प्रभावित करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है, मूल्यवान है। आप ये बाय प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये फ्यूल के रूप में ये कैरोसिन की लालटेन बताया गया है, विभिन्न प्रकार के इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं किन किन इस्तेमालों में, यानी कि कोई ऐसा इलाका या ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है या घरेलू उपयोग नहीं है जहाँ या आज रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें गति प्रदान करने में पेट्रोलियम का सर्वाधिक योगदान हम मानते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो ब्लैक गोल्ड बताया गया है उसको एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से आगे नज़र डालते हैं। पेट्रोलियम का वितरण विश्व भर में कहाँ कहाँ पेट्रोल पाया जाता है। भारतवर्ष में अभी एक स्थान को आपने जान चुके हैं, सागर सम्राट, बॉम्बे हाई, कहाँ पर 176 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में आपने उसको जाना। इस तरीके से एक परीक्षणशाला है, डिगबॉय का नाम आपने जाना। अब विश्व स्तर पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर। तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों में कौन से हैं, मैं आपको पहले भी वीडियो नंबर 3 अगर आप देख लें उसमें बहुत डिटेल में है। ओपेक कंट्रीज़ का जिक्र आता है जो दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जो तेल उत्पादन में सर्वाधिक इनका योगदान है। इराक है, ईरान है, ओमान है, सऊदी अरब है, कतर है। ऐसे कई देश हैं जो तेल उत्पादन में नंबर 1 में आ रहे हैं। वेनेजुएला का नाम आ रहा है, सऊदी अरब है, कतर है। अन्य मुख्य उत्पादकों में रूस है, वेनेजुएला का जिक्र आ गया है, इसी तरीके से अल्जीरिया है। मानचित्र में ये देखिए अलास्का का क्षेत्र है जो यूएसए के अंतर्गत आ रहा है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके पास तेल निकाला जा रहा है। ओरियंस बेल्ट है, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला की स्थिति कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में है। इसी तरीके से आप ये उत्तरी बेरेंट सागर में देख सकते हैं। यूरोपीय अफ्रीका के कुछ इलाके हैं, अफ्रीका में जो सहारा के पास है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, उन इलाकों से भी तेल का दोहन किया जा रहा है। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट की बात करेंगे जो दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है, वहाँ से भी तेल का उत्पादन बहुतायत में हो रहा है, जो ओपेक देशों में इसी का नाम आता है। इसी तरीके से नाइजर का इलाका है, यहाँ भागों से निकाला जा रहा है। साइबेरिया के इलाकों से निकाला जा रहा है। रियेंसिक कटंगा क्षेत्र है। आगे देखते हैं, भारत के अंतर्गत नज़र डालेंगे। भारत के अंतर्गत अभी जिक्र किया था असम में डिगबॉय का जिक्र हमने किया था। कब लगाई गई थी, 1901 में यहाँ रिफाइनरी लगाई गई थी। कैसे नामकरण हुआ आप जान चुके हैं। असम में और भी इलाके हैं, असम में आप देखेंगे कौन से हैं, यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है। असम के अंतर्गत है, असम में
डिगबोई का नाम है, मोरेन का नाम है, शिव सागर का नाम है, शिव सागर है, नूना माटी है, नूना माटी का नाम है। ये कुछ प्रसिद्ध इलाके हैं जो असम में पेट्रोलियम के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। इसी तरीके से मुंबई के बॉम्बे हाई का भी हमने जिक्र किया था। ये इलाका जो बताया गया है यहाँ पर, ये जो इलाका है ये है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई का जिक्र किया था, जहाँ पर क्या है आपको बताया था, सागर सम्राट, जहाँ 1974 से तेल ऑफशोर इलाके से यानी कि महाद्वीपीय मगन तट से निकाला जा रहा है। इसी तरीके से गुजरात के इलाके हैं, वहाँ आप नज़र डाल सकते हैं। इसी तरीके से काकीनाडा का इलाका है, काकीनाडा है, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से है इलाके हैं। इसी तरीके से ये जो कुछ क्षेत्र हमने नज़र डाले, ये सभी के सभी क्या हैं, भारत में पेट्रोलियम को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम के साथ साथ मैंने स्टार्टिंग में आपको जानकारी दी थी कि पेट्रोलियम जहाँ से निकाला जा रहा है क्रूड ऑयल के साथ, तो जो गैस होती है वह वहीं मौजूद होती है और वह हल्की होने के साथ साथ बाहर आती है। तो साथ के साथ पेट्रोलियम वाले क्षेत्रों से ही क्या है, प्राकृतिक गैस भी प्राप्त हो रही है। नोट कर लीजिए, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। कहाँ? पेट्रोलियम निक्षेप, यानी कि जहाँ पेट्रोल पाया जा रहा है उसके साथ ही उन्हीं इलाकों में क्या है, प्राकृतिक गैस भी निकाली जा रही है। तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि उसमें से बाहर निकल जाती है। यानी कि अपरिष्कृत तेल मतलब कैसा है, क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल है, यानी कि रिफाइन नहीं है, रिफाइन बिना उस तेल को निकाला जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पे अगर नज़र डालें कहाँ कहाँ से प्राकृतिक गैस आ रही है विश्व में, आप देखेंगे रूस का नाम है, नॉर्वे है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, जहां नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में देखेंगे जैसलमेर है, बाड़मेर का इलाका है। जैसलमेर में आप जानते हैं भाग्यम है, मंगला है, केन्स एनर्जी है जो इसमें बहुत योगदान दे रही है। केन्स का अपना योगदान है प्राकृतिक गैस और तेल उत्खनन में राजस्थान में, और वहाँ पर ही जो प्रमुख कुएँ हैं मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, इसके अंतर्गत शामिल है। इसी तरीके से कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ से भी प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है। त्रिपुरा का इलाका है, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं जहाँ से प्राकृतिक गैस संसाधन के रूप में उपलब्ध हो रही है। और ये है पाइपलाइन जिनके माध्यम से इसको भेजा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस है वह आसानी से क्या है, परिवहन उसका किया जा सकता है। दूर दराज के इलाकों में आसानी से भेजा जा सकता है, बशर्ते पाइपलाइन भेजे। इसी के अंतर्गत HBJ हजीरा HBJ पाइपलाइन का हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, जो गुजरात है, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, विश्व में बहुत कम देशों के बाद प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं, यानी कि यह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तुलना में पेट्रोल उपलब्ध है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। अब बात कर रहे हैं कि हमने जो ईंधन पढ़ा, कोयला पढ़ा, उसके बाद हमने पेट्रोलियम की चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, हमने बात की थी कोयला है, पेट्रोल है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। और जिस तरीके से इनकी तीव्रता से इनकी डिमांड है, हम इनका उपयोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और आप जानते हैं, इसलिए इनको परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब ये चिंताजनक स्थिति में आ गए हैं कि अब इनके आंकड़िक स्रोत सीमित मात्रा में हैं और ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का एक विषय है, यानी कि पोल्यूशन भी, अगर इसका लाभ अगर हम ले रहे हैं तो इसके कुछ हानियां भी बहुत जो है उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे। प्रदूषण में एक मुख्य योगदान है जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना, अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। ये देखिए
किस तरीके से, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेव फ्यूल, फ्यूल को बचाइए। जैसे नलके से पानी टपकता, बूंद बूंद टपकते टपकते वो क्या होगा, एक समय क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वही स्थिति आज प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इसकी वही स्थिति हो गई है। आगे देखते हैं। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों, तो मैंने स्टार्टिंग में बात भी की थी कि हमें करना क्या है। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तो सीमित हैं, आंकलित हैं, इनकी जगह हमें दूसरे स्रोत जो हैं ऊर्जा के, उन पे ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, उनको उपयोग में लाना पड़ेगा, और वही आज सरकार कर रही है। और ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसके ऊपर अगले वीडियो में हम और विस्तार से बात करेंगे कि दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि एक जीवाश्म ईंधन के स्वस्थर विकल्प है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन हम काम में ले रहे हैं, उनकी जगह हम क्या इस्तेमाल में लें, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, सूर्य से सोलर पैनल्स बन रहे हैं, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, और इसी तरीके से पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, जिनके ऊपर विस्तार से आगे बात करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो उपलब्ध खनिज तेल है, जीवाश्म ईंधन है, इसको बचाना हमारा परम दायित्व है। तो एक ऑप्शन और है यहाँ पर, वह ऑप्शन क्या है, सीएनजी के रूप में। कि अब आपने कैसे ऐसे काफ़ी ऑटो देखे होंगे, टेम्पो देखे होंगे जो ग्रीन कलर से होते हैं। तो ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली एक गैस इस्तेमाल में ली जा रही है, जिसको क्या कहा जाता है, सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको, सीएनजी, स्पिंडित प्राकृतिक गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली में लिया गया, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और वहाँ जो पोल्यूशन की दर में एक बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिली है। उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर बरसों पहले इसको इस्तेमाल में लेना प्रारंभ कर दिया गया। धीरे धीरे बाकी और अन्य महानगरों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। लास्ट में देखते हैं कुछ इनके अंतर हैं, एक तालिका आपकी पुस्तक में दी गई है, जिसको डिटेल से अपन यहाँ देख लेते हैं कि जो हम प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, दोनों को हम लाभ देखेंगे और उनकी हानियाँ देखेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं खनिज तेल पेट्रोलियम के लाभ क्या क्या है। लाभ में लिख लीजिए, यह आसानी से परिवहनीय है। पेट्रोल को आसानी से जो परिसंशालाएँ हैं, रिफाइनरीज हैं, वहाँ से लाकर किसके माध्यम से, टैंकर्स के माध्यम से पहुँचाया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है, जितने भी पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल इसको पेट्रोलियम पदार्थों से ही प्राप्त होता है। आगे देखेंगे इसके, इसी तरीके से सबसे पहले प्राकृतिक गैस की भी लाभ देख लीजिए आप, लाभ क्या क्या है। इससे भी परिवहन किया जाता है, अभी हमने जिक्र किया था पाइपलाइनों को, आपको बताया था, HBJ पाइपलाइन के बारे में बताया था। पाइपलाइन के माध्यम से इसको दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाया जाता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, यानी कि प्रदूषण तो कम करती है इनकी तुलना में कोयला और तेल के माध्यम। तेल से थोड़ा सस्ता है। प्राकृतिक गैस क्या है, उस तेल की कॉस्ट आज के वर्तमान समय में 92 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक होने को जा रही है। तो आज उसकी तुलना में प्राकृतिक गैस थोड़ा सस्ता सुगम है। हानियाँ देखें, दोनों की ही हानियाँ अगर नज़र डालें, एक ही हानियाँ हैं दोनों से। क्या क्या है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवश्य हो जाता है। यानी कि जिन इलाकों में मान लो टैंकर गया और फैल गया, कोई दुर्घटना हो गई, शिप से आ रहा है, वह वहाँ पर दुर्घटना हुई, तेल फैल गया, तो वहाँ पर समुद्री जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, काट देता है। हालांकि अभी वैज्ञानिकों ने ऑयल जैमर है, इस तरीके के जो है टेक्निक निकाल ली हैं, तकनीक जिसके माध्यम से वो ऑयल को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं वहाँ से। इस तरीके के वो टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से तेल को क्या किया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। ये कुछ नई तकनीक हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जहाँ पर गैस का रिसाव हो जाता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक बहुत खतरनाक है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कारक हैं, और
क्योंकि इनके जो प्रदूषक हैं उनमें देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के कारण ही यही मेन रेस्पॉन्सिबल कारण है जिसके कारण एसिड रेन होती है, यानी कि अम्ल वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, ये भी एक इसका हानि बताई है कि अभी धीरे धीरे हम इन पे इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि अभी तक नई खोजबीनें हो गई हैं, परंतु हम धीरे धीरे वहाँ तक सामान्य लोगों की पहुँच नहीं हो पाई है। धीरे धीरे मानसिकता बदल रहेगी, और जब तक जागरूकता, हम फ्यूल के बारे में जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, उनके प्रति जितना जागरूक होंगे, तभी हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ आकर्षित हो सकेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में तो हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।